गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इशूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। रूस संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी UNHRC में फिर से शामिल होना चाहता है। अप्रैल 2022 में रूस को क्या कर दिया गया था? इसे अलग कर दिया गया था। क्यों अलग कर दिया गया था? क्योंकि इसने यूक्रेन में जो रूसी सैनिकों द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के आरोप के कारण इसे क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। और यह प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था इसे अलग करने का? तो अमेरिका के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था, जो कि 93 वोटों से क्या किया गया? पारित हुआ था। अब मुद्दा यह है कि इसको पारित करवाने के लिए कितने परसेंट वोट की आवश्यकता होती है या कितने वोटों की आवश्यकता होती है? तो इसे किसी सदस्य को हटाने के लिए यानी UNHRC से किसी सदस्य को हटाने के लिए 2/3 आपका वोट जो है वो पारित होना आवश्यक होता है। 2/3 वोट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो मुद्दा आपको समझ में आ गया। लेकिन अब रूस का मानना क्या है कि वो अगर UNHRC में फिर से शामिल होता है तो उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी विश्वसनीयता जो क्या हो गई? एक विश्वसनीयता जो है खराब हो चुकी है, लोगों का विश्वास हट चुका है। तो क्या होगी? वह विश्वसनीयता जो है फिर से बहाल हो जाएगी। किस लेवल पर? तो एक इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीयता के स्तर पर। इसके अलावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शासन के खिलाफ मानव अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों को भी धोने में मदद मिलेगी, ऐसा रूस का मानना है। तो इसलिए रूस क्या है? फिर से पुनः यानी क्या है? UNHRC में यह शामिल होना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में यह फिर से शामिल होना चाहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये UNHRC है क्या? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद जो है यह क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि दुनिया भर में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी क्या करना? रक्षा करना। यानी जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स, उसको बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना। इसमें कितने सदस्य होते हैं? UNHRC में टोटल 47 सदस्य हैं। और इसके सदस्य जो हैं कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए जिनके इनके कार्यकाल को है चुना जाता है, 3 इयर्स के लिए। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना को ध्यान रखिएगा 15 मार्च 2006, 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ मैप में लोकेट हो रहा है आपको, इस जगह मैप में आपको यह लोकेट हो रहा है, ये रहा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, इसकी राजधानी कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। राजधानी तो नहीं, इसकी मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और बैकलॉग बालेक, ये बैकलॉग बालेक इसके क्या है? वर्तमान के अध्यक्ष है। UNHRC का अगर पूछा जाए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह बैकलॉग बालेक इसके अध्यक्ष है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। बस इतना जोर ध्यान रखिएगा कि UNHRC में टोटल कितने सदस्य के हैं? तो 47 सदस्य इसके देश हैं। कितने? और रूस के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था इसको हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रथम बार पारित किया गया था? तो यह अमेरिका के द्वारा फर्स्ट टाइम इसको पारित किया गया था, ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। भारत का विधि आयोग एक साथ चुनाव कराने पर क्या कर रहा है? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसने तैयार किया गया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो किसके द्वारा रिपोर्ट लाया गया? तो भारत के विधि आयोग के द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा यह रिपोर्ट लाई गई है। अब सरकार का कहना क्या है कि चाहे वो लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा हो या नगर पालिका हो या पंचायत, इन सभी स्तर पर क्या बोला जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराने पर क्या की जा रही है? सिफारिश किससे की गई थी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था? एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। अब बात आती है कि न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग, कौन सा था? 21वां विधि आयोग ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव विचार की क्या की थी? सिफारिश की थी। चूंकि अब क्या चल रहा है? ये 22वां विधि आयोग है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन 21वें विधि आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? BS चौहान ने किया था। और उन्होंने भी यही सिफारिश की थी कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए। अब बात आती है 22वें विधि आयोग की, जिसका गठन कब किया गया था? 2020 में
3 साल की अवधि के लिए इसका गठन किया गया था। तो और अब इसकी जो रिपोर्ट आ रही है उसने भी क्या कहा है कि इसमें भी क्या होना चाहिए, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, हालांकि ये रिपोर्ट को पूरा भी डिटेल दिया नहीं गया है कि इसमें भी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात जो है वो कही जा रही है। अब बात आती है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मैं क्लास में पहले ही बता चुकी हूँ और आज फिर बता दे रही हूँ कि 22वें न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी जो है वो क्या है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, BS चौहान। और अगर बात की जाए कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो जिसके लिए एक समिति गठित की गई थी, तो किसकी अध्यक्षता में, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2023 को गुजरात के कहां पर, छोटा उदयपुर में क्या किया है, परियोजनाओं का उद्घाटन। उदयपुर है गुजरात का, उदयपुर राजस्थान वाला मत पहुंच जाएगा, यह गुजरात का है उदयपुर, जहां पर क्या किया गया है, परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। किस प्रकार की परियोजना है देख लेते हैं थोड़ा ये। चलिए, परियोजनाएं जो है 5200 करोड़ रुपए से अधिक की है। कितना है, 5200 करोड़ रुपए से की जो अधिक की प्रोजेक्ट है ये, जिसके तहत इनमें क्या क्या शामिल किया गया है, एक्सीलेंस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, यह क्या है, एक प्रोग्राम है। इसके तहत करीब 4500 करोड़ इतने रुपए से अधिक के स्कूल अवसंरचना जो है, यानी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना या प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। टोटल बजट कितने का है, यह 5200 करोड़ की यह बजट है, जिसके तहत क्या किया गया है कि अगर सिर्फ मिशन स्कूल जो आपका बोला गया है कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की अगर सिर्फ स्थापना की जाए तो 4500 करोड़ जो है सिर्फ किस पे खर्च किए जाएंगे, तो ये इतनी स्कूल की अवसंरचना पर यह खर्च किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या है कि पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के भी 2 दशक पूरे होने पर क्या किया गया है, एक आयोजन जो बोल सकते हैं कि एक आयोजित एक समारोह जो किया जा रहा है, एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। कब, 2 दशक पूरे होने पर, यानी किसका हो रहा है 2 दशक पूरा, तो वाइब्रेंट गुजरात, इसके ये 2 दशक पूरी हो रही है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की 2 दशक का मतलब हो गया कि करीब 20 साल हो गए। तो इसका मतलब यह आरंभ कब हुआ था, तो यह आरंभ हुआ था 28 सितंबर 2023 को, इसके 20 साल पूरे हो रहे हैं। और 28 सितंबर 2023 को 20 साल इसके पूरे हो रहे हैं। तो इसका आरंभ कब किया गया था, तो इसका आरंभ हुआ था, यह आरंभ कब किया गया था, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2003 में। केवल कितने इसमें प्रतिभागी थे, 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ। कहां पर स्टार्ट किया गया था, यह अहमदाबाद के टैगोर हॉल से यह शुरू हुआ था। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन जो कि 2003 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें 300 जो आपके जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिट्स में शामिल हुए थे, और यह अहमदाबाद के टैगोर हॉल से शुरू हुआ था। अभी 28 सितंबर यानी आज की तारीख को क्या किया गया है, इसका 20 साल जो है पूरा हो चुका है और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक समारोह का आयोजन किया गया है और इस समारोह के आयोजन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, शिखर सम्मेलन के 2 दशक के जश्न को चिन्हित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी रखी गई है, जो कि मोदी जी की उपस्थिति में अहमदाबाद के साइंस सिटी में इसको आयोजित किया जाएगा, साइंस सिटी में। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर समझौता किया गया है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट किस ग्रुप के साथ किया गया है, पोमा ग्रुप के साथ। और कितने का है यह, 2000 करोड़ रुपए का है। किस गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी क्वेश्चंस को आपको 1 बाय 1 कह दिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। इन्होंने क्या किया है, देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए, कहां पर, देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए लंदन रोड शो में इन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव उद्योग कौन थे, विनय शंकर पांडे ने, क्योंकि हिस्सा कौन ले रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी। कहां पे ले रहे हैं, लंदन में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब इनकी जगह इस समझौते पर हस्ताक्षर कौन किया है, तो सचिव उद्योग कौन है, विनय शंकर पांडे ने। ये ध्यान रखना है कि सचिव उद्योग कौन है, विनय शंकर पांडे ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इतना डीपली जो जाकर के पूछेगा वो पूछेगा आपके उत्तराखंड पीसीएस में, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है।
नेक्स्ट है कि पोमा ग्रुप आखिर है क्या? तो जो निर्माण क्षेत्र में एक क्या है, एक प्रमुख समूह है रोपवे निर्माण। रोपवे आप देखते हैं ना, जो रस्सी से यहाँ से वहाँ, जो रोपवे आपने देखा ही होगा, ऑलमोस्ट आप लोगों ने उसको यूज़ भी किया होगा। रोपवे जो एक तरफ रस्सी से ऊपर जो डायरेक्ट इस पार से उस पार चली जाती है, तो रोपवे उसके निर्माण की क्या है, एक प्रमुख समूह है, ग्रुप है। पोमा ग्रुप ने चमोली जिले के औली रेलवे के लिए काम किया है। यह देहरादून मसूरी रोपवे और यमुनेत्री रोपवे परियोजनाओं में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने क्या किया है, भार्गव दास गुप्ता को मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? भार्गव दास गुप्ता को। और किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। अब बात आती है एडीबी, एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस, मनीला इसके हेडक्वार्टर है। इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं कितने हैं? 68 इसके सदस्य देश हैं। 68 इसके सदस्य देश हैं। यूएनएचआरसी में मैंने भी बताया कितने हैं? 47 है। एडीबी में कितने? 68 है। सभी मेंबर्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगी, आपकी करंट जो है, जो डे बाय डे ये काफ़ी स्ट्रांग होती चली जाएगी अगर सभी आप इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा बेसिक स्तर पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, बेसिक हैं, जो कभी बदलने वाले नहीं है। ये क्वेश्चंस लगातार रहेंगे। नाउ वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? तो मासातसुगु अस्कावा। राष्ट्रपति कौन है? मासातसुगु अस्कावा जो है इसके राष्ट्रपति हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राष्ट्रपति ने क्या किया है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता ISAC यानी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कंपटीशन 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। किसने किया है? राष्ट्रपति ने किया है। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। एक्चुअली जो स्मार्ट सिटी है, ये कंपटीशन, यह प्रतियोगिता जो किसके द्वारा किया जा रहा है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अब ये कब से स्टार्ट किया गया था? 2018 से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यह आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि पहला जो स्मार्ट सिटी मिशन है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था 2018, उसके 2019, 2020 और यह चौथा संस्करण है। यह कौन सा है? 2022 में, जो अप्रैल 2022 में चौथा संस्करण का आयोजन किया गया था, जो कि आपका सूरत में किया गया था। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण कार्यक्रम के दौरान कहाँ किया गया था? सूरत में इसका लॉन्च किया गया था, इसको, या इसका बोल सकते हैं आरंभ किया गया था, चौथा संस्करण। अब इससे पहले कौन कौन सा हो चुके हैं? 2018 में पहला था, 2019 में दूसरा, 2020 में तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट इसमें क्या है, क्योंकि इस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था, इसको ध्यान रखना है। यह जो स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, इसका कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंदौर MP में किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉन्क्लेव का मतलब होता है कि जिसमें कि कुछ स्मार्ट, क्योंकि शहरों से संबंधित है, तो 100 जो आप बोल सकते हैं कि 100 स्मार्ट शहरों को क्या किया गया था, इसके तहत इसमें शामिल किया गया। 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा देते हुए समावेशी, न्याय संगत, सुरक्षित और स्वस्थ शहरों को बढ़ावा देने वाले शहर परियोजना और नवीन विचारों को मान्यता देता है और उसको पुरस्कृत करता है। 25 जून कब? 2015 को लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन, इसको लॉन्च कब किया गया था? 25 जून 2015, यानी 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य क्या है? स्मार्ट समाधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना। उसे ही तुम स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं ना, जहाँ पे कि स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा जाए। और आप देख ही रहे हैं कि इंदौर शहर जो है लगातार स्वच्छता में अगर बात की जाए तो इंदौर लगातार नंबर 1 पे पिछले 6 सालों से बना हुआ है। तो जो ये बेसिक जो क्राइटेरिया है कि किसके क्या क्या होनी चाहिए, बुनियादी ढांचा होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, टिकाऊ वातावरण होना चाहिए, इन्वायरमेंट मतलब अच्छी होनी चाहिए, वहाँ की जीवन की जो अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी लिविंग जो स्टैंडर्ड है लाइफ की, जो कह सकते हैं कि एक हम वहाँ पर एक ये बोल सकते हैं कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बोला जा सकता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बेहतर होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया जो शहर पूरा करता हो उसको इसमें शामिल किया गया है। तो ये कब से है? 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। M राजेश्वर राव, इनको क्या किया गया है?
1 वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनको फिर से नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? केवल 1 साल के लिए किया गया है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल ने भारत की पहली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली क्या किया है? ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस को लॉन्च किया है। किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किया है, इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। अब देख लेते हैं, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली यह बस जो सिर्फ क्या करती है? पानी को उत्सर्जित करती है। पानी, और किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब नवीकरण जो स्रोत है या रिन्यूएबल जो एनर्जी है, उस सोर्सेस से क्या पता चल रहा है कि बिजली का उपयोग करके पानी को विभाजित करके करीब 75 केजी हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। और इस हाइड्रोजन का उपयोग क्या किया जाएगा? 2 बसों को बिजली देने के लिए किया जाएगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में चलेंगी। इसके अलावा हाइड्रोजन भारत को जीवाश्म ईंधन से क्या है? दूर जाने में भी मदद करेगा। अगर ये सक्सेस हो जाता है हाइड्रोजन ईंधन, तो क्या होगा? जो जीवाश्म ईंधन है, नेचुरल सी बात है कि उससे क्या हो जाएगा? उससे या भारत को दूर करने की कोशिश करेगा। ये सक्सेस अगर हो जाता है तो। फरीदाबाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अनुसंधान और विकास केंद्र पायलट रन के लिए हरित हाइड्रोजन का क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। कहाँ किया जा रहा है? या फरीदाबाद में किया जा रहा है, फरीदाबाद। तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रम 2030 तक लगभग कितना है? 1 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, ऐसा कुछ टारगेट लेकर के चल रहे हैं। कब तक है? 2030 तक का। ये टारगेट 2030 तक का है, 1 मिलियन टन प्रति वर्ष यानी एवरी ईयर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी में कितना है? 41 ईयर्स के बाद इसने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। देख लेते हैं, 1982 के बाद भारत जो है पहली बार एशियाई खेलों में घुड़सवारी में इसने स्वर्ण पदक जीता है 1982 के बाद। यानी इसने 1982 में कितने पदक जीते थे? तो दिल्ली एशियाई खेलों में जो 3 स्वर्ण पदक इसने जीता था, जो कि दिल्ली एशियाई खेलों में आए थे। 3 स्वर्ण पदक इसने 1982 में जीता था और उसके बाद अब जाकर के जीता है करीब 41 ईयर्स के बाद। अब इसमें कौन को? तो भारतीय जो टीम है वो सबसे टॉप पे रही है। सेकंड पोजीशन पर बात की जाए तो चीन है दूसरे स्थान पर और हांगकांग जो है आपका यह तीसरे स्थान पर है। सुदीप्ति हजेला, हृदय विपुल छेड़ा, अनुष अग्रवाल को भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। एशियाई खेलों में घुड़सवारी में भारत का केवल कौन सा है? यह चौथा स्वर्ण पदक और इस पूरे आयोजन जो खेल चल रही है उसमें यह 13वां पदक है। अगर घुड़सवारी में बात की जाए तो 4th गोल्ड है, लेकिन पूरा अगर खेल की बात की जाए ओवरऑल की तो 13th पदक है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक के समुदाय बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की। किसके द्वारा किया गया है? यह बिहार सरकार के लिए। क्या देख लेते हैं कि योजनाओं में क्या क्या चीजें शामिल है। तो बिहार सरकार ने जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके जो बेरोजगार युवाएं हैं, उनके लिए क्या क्या है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर्स की बात की जा रही है, उसकी शुरुआत करने का फैसला किया। और महिला हो या पुरुष, इस योजना को, उस उद्योग को शुरू करने के लिए कितने लाख रुपए की मदद कर रही है? 10 लाख रुपए की मदद कर रही है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए 10 लाख रुपए प्रदान करेगी ये। 10 लाख में से 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में और शेष राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। लोन की रकम किश्तों में लौटानी होगी। कैसे होगी? किश्तों में लौटानी होगी। यह योजना मौजूदा मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की तरह लागू की जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसके अलावा राज्य सरकार जो है IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा परीक्षण और उपचार, इसको भी क्या करने का? मुफ्त करने का इसने निर्णय लिया है। और मुफ्त किस प्रकार का होगा? तो देखेंगे कि IGIMS में मरीजों के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण जो होगा वो, और बिस्तर जो बेड प्रोवाइड किए जाते हैं उसके केवल चार्जेस लगेंगे। उसके केवल यानी इस शुल्क को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या होगा? मुफ्त होगा। यानी चार्जेस किसके लगेंगे? केवल आपके रजिस्ट्रेशन के लगेंगे और आपका बेड का लगेगा। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बात आ रही है किसकी है? बिहार की है। तो जो लोग BPSC देने वाले हैं, थोड़ा एक झलक बस देख लें कि इस मैप को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मैप से जो आपके बॉर्डर्स के जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि नेपाल से कौन कौन से आपके जो है जिले बिहार के सटे हुए हैं, तो आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। वेस्ट चंपारण,
मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ये सभी, इसलिए मैंने इस मैप को यहाँ पे दिलवाया भी था ताकि थोड़ा सा आप बिहार को फोकस कर ले, बिहार को फोकस कर ले। हालांकि एग्जाम तो अभी है, परसों की एग्जाम भी है, 30 सितंबर परसों पेपर है, लेकिन जो लोग फिर नेक्स्ट भी देंगे, जो लोग नेक्स्ट पेपर भी देंगे, उनके लिए भी ध्यान रखिएगा, अभी से तैयारी में लग जाएं कि मैप को, अगर आप मैप को ध्यान रखे हैं तो इतना याद रख लीजिए कि केवल मैप से ही आपके 3-4 क्वेश्चन तो एग्जाम में आ जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन बहुत होते हैं कि मार्क की वहाँ पे मारामारी होती है। तो वेस्ट चंपारण जो है यह आपका, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये दोनों याद रखना आसान हो जाएगा। नेपाल से सटे हुए जो टोटल जिले हैं वो 7 जिले हैं, वेस्ट हो गया, ईस्ट, देन सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये आपके जो है ये 7 जिले जो हैं ये आपके किससे लगे हुए हैं, यह बिहार यहाँ नेपाल से लगे हुए हैं। बिहार के ये 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं। रेस्ट अगर देखेंगे यहाँ पे, यह यूपी से कितने जिले लगे हुए हैं यह आप मैप से ध्यान रख लेंगे। तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, आरा, बक्सर और आपका क्या हो जाएगा, कैमूर, ये सभी क्या है आपके यूपी से सटे हुए जिले हैं। इधर बात करें अगर तो ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से कौन कौन, पश्चिम बंगाल से कौन कौन से सटे हुए हैं, तो आपका किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, केवल ये 3 जिले हैं जो आपके पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं, केवल यह 3 जिले हैं। तो आज की क्लास में बिहार को लेकर के याद रखना हो, कितने पॉइंट्स ध्यान रखेंगे बिहार को लेकर के, केवल ये मैप को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। मैप आपके एग्जाम में, बार बार बोल रही हूँ, मैप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो कौन कौन से हो गए, नेपाल से 7 जिले हो गए, वेस्ट बंगाल, और टोटल अगर बात की जाए कि कितने किलोमीटर को टच करता है, कितने किलोमीटर को टच करता है, तो उस सबको भी ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके मैप से लेकर के बनते ही हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और क्या है। वहीदा रहमान को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान को सर्वोच्च फिल्म सम्मान कौन सा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर ने। किस वर्ष के लिए दिया जा रहा है, वर्ष 2021 के लिए इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। इनको 1972 में पद्मश्री और 2011 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आशा पारेख को साल 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साल 2020 वाला भी ध्यान रखिएगा कि किसको दिया गया है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या। तो सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सिनेमा के क्षेत्र में। इसके अलावा यह फिल्म महोत्सव निदेशक द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। इसमें एक स्वर्ण कमल है। इसके तहत क्या क्या है, एक स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस, एक शॉल और इतने रुपए का नगद जो है पुरस्कार शामिल है। दादा साहेब फाल्के की याद में जाता है, जिन्हें इनको दादा साहेब फाल्के को क्या बोला जाता है, भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। पहली बार 1969 में देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी को। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देख लेते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया, पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट है नेपाल और चीन ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए। अभी चीन के होंगकांग में क्या किया जा रहा है, स्पोर्ट्स चल रहा है, एशियाई खेल चल रहा है, तो इसमें क्या किया गया है, इन दोनों के जो बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं चीन के, इन्होंने क्या किया, 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है अमित खरे को पीएम मोदी के सलाहकार के तौर पर विस्तार दिया गया है। अमित खरे को पीएम मोदी के सलाहकार के तौर पर। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बड़ी बिल्लियों के लिए एमपी का 7वां संरक्षित निवास स्थान खोजा गया है। कौन सा, वीरंगना दुर्गावती। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव, लाइट हाउस का संबंध किससे है, जो समुद्री, जो आपके इतिहास है, समुद्र के इतिहास को जानने के लिए उसका संबंध किससे है, लाइट हाउस से। तो कहां पर किया गया है, ऐतिहासिक गोवा के ऐतिहासिक किले अगुवाड़ा में यह मनाया गया है। एमपी सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है और सक्षम, आप बोल सकते हैं कि एक तरह का जो सक्षम एक पोर्टल को भी शुरू किया है, जो कि आपकी किससे संबंधित है, युवा कौशल से संबंधित है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सरकार ने गोवर्धन पहल के तहत बायोगैस संयंत्रों के लिए एक पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया है। पहला C-295 परिवहन विमान यूपी के हिंडन वायु स्टेशन में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। पहला एक्चुअली क्या है, टोटल 56 C-295 जो है अधिग्रहण करने की बात की गई है, तो इसमें पहला जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो यह
हिंडन बेस यानी यह गाजियाबाद में है, यूपी के गाजियाबाद में है और इसको किस में शामिल किया जाएगा? इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, इनको क्या किया गया है? सिंगापुर की ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अंत्योदय दिवस जो है 25 सितंबर को मनाया जाता है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है। फ्रांस ने तख्तापलट प्रभावित नाइजर से क्या किया है? सेना वापस बुलाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने तेजू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। अब तेजू हवाई अड्डा है क्या? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि अब अरुणाचल प्रदेश में 4 एयरपोर्ट हो गए हैं। किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? मिथुन। कहाँ G77+ चीन शिखर सम्मेलन जो है यह आयोजन किया गया है? क्यूबा में। किसको प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पलक शर्मा। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कब नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है? तो यह 13 अक्टूबर को किया है। किस अभिनेता को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? सुरेश गोपी। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम को क्या की है? शुरुआत किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार ने? तो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है? तो गोवा। गोवा के किला कौन सा? अगवाड़ा में। एक्सिस बैंक ने एमएसएमईज के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? नियो फॉर बिजनेस। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो अंतिम पांघाल ने जीता है, अंतिम पांघाल ने। चलिए बातें हैं आज के एमसीक्यूज पर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। किस संगठन के शोधकर्ताओं ने एक सर्कुलर आरएनए वायरस सिट्रॉन की पहचान की है जो HIV-1 वायरस के वायरल ट्रांसक्रिप्शन में बाधा डाल सकता है? ऑप्शन दिया गया है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बेरहामपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है आपको। इसे एमपी सरकार के द्वारा 26 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए कितना है? तो 10 लाख रुपए जो है वह प्रदान करेगी। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, एंड डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसे एमपी सरकार के द्वारा नहीं, इसे बिहार सरकार के द्वारा, इसके जगह क्या होगा? बिहार सरकार द्वारा 26 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। और इस योजना के तहत सरकार जो है, जो अल्पसंख्यक बेरोजगार हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको 10 लाख रुपए का क्या कर रही है? यह मदद प्रदान करेगी। तो केवल 2 स्टेटमेंट जो है सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्र ने एम राजेश्वर राव को डैश की अवधि के लिए आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो कितने के लिए किया है? 1 वर्ष के लिए किया है, 1 वर्ष के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2023 को डैश में छोटा उदयपुर में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात, राजस्थान, एमपी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के उदयपुर में किया है, गुजरात के उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? आशा पारेख, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, वहीदा रहमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहीदा रहमान, वहीदा रहमान। आज का सवाल यह है कि 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? नाउ कम टू द नेक्स्ट। रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होना चाहता है। इसे किस वर्ष यूएनएचआरसी से हटा दिया गया था? 2020, 2019, 2021, 2022। तो इसे कब हटा दिया गया था? 2022 से इसे हटा दिया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत के आयकर विभाग ने 2017 से 19 के दौरान करों का कम भुगतान करने के लिए ड्रीम 11 से लगभग डैश की मांग की है। $50 मिलियन, $100 मिलियन, $150 मिलियन, $200 मिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सी 150 मिलियन डॉलर की इन्होंने मांग की है। निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की जो सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है? ऑप्शन दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारतीय गैस प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन के शोधकर्ताओं ने एक सर्कुलर आरएनए, चलिए क्वेश्चन तो रिपीट हो गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? पर्यटन और हरित निवेश, पुनर्विचार पर्यटन, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, पर्यटन एवं ग्रामीण विकास। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन और हरित निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का विधि आयोग एक साथ चुनाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 22वें विधि आयोग का गठन 2019 में 3 साल की अवधि के लिए किया गया था। सही कोड चुने। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाए? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका केवल एक सही होगा। क्यों होगा एक, केवल एक सही? दो क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो में एक पॉइंट गलत है कि इसका गठन 2019 में नहीं करके इसका गठन 2020 में किया गया था। 3 साल की अवधि के लिए गठन किया गया था। चलिए, तो आज की क्लास के हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, मुद्दे थे, हम लोगों ने देख लिए। वल्नरेबल फैक्ट्स को देखा एंड एमसीक्यूज को देखा। आज का सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है कि अब नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि एडीबी के बारे में, एडीबी की स्थापना कब हुई थी और इसके कितने सदस्य देश हैं, प्लस यूएनएचआरसी में कितने सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आज के सवाल कितने हो गए? करीब 5 सवाल हो गए, करीब करीब 5 सवाल हो गए हैं। एडीबी के बारे में, स्थापना कब हुई है, इसके सदस्य कितने हैं, इसके अलावा आपका यूएनएचआरसी में कितने सदस्य हैं ये बताना है आपको, और इसकी स्थापना कब हुई थी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी मैंने पूछा है, इस क्वेश्चन पे लेकर के, आई थिंक क्वेश्चन आपका ये है, इस पे लेकर के मैंने आपसे पूछा है कि 2020 का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है 2020 का। तो खैर चलिए, अब क्वेश्चन पे आने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जब बता ही दिया तो क्वेश्चन पे अब आने की आवश्यकता नहीं है। 2020 का तो 5 क्वेश्चन आपको आज रिप्लाई करने हैं, ये 5 क्वेश्चन। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।